अभी कुछ तो शेष है मुझ में, अभी हारा नहीं हूँ मैं, एक दिन चमकना है मुझको भी, भले ही तारा नहीं हूँ मैं। जो बच्चे इस साल बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर सेकंड देने वाले हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर है MJPRU यानी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली 2024 का। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेपर सेकंड का नाम है केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। टोटल 100 क्वेश्चन है और 75 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो सीधे बिना निर्देश पढ़े सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन उभयधर्मी नहीं है? जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ सकते हो, और जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विच इज नॉट एम्फोटेरिक, ठीक है, एमोंग, यानी कि निम्न में कौन उभयधर्मी नहीं है? डी पे आप टिक लगा दो, SCOO माइनस आयन, ये उभयधर्मी नहीं होता, मतलब एम्फोटेरिक नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन पेपर है, पर जहां न्यूमेरिकल आ जाएं वो बच्चों को थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं। न्यूमेरिकल ज़्यादा दे रखे हैं इस क्वेश्चन पेपर में, पर बहुत ही दमदार और बहुत ही टिकाऊ क्वेश्चन पेपर है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। 4 अम्लों के pKa, ध्यान देना बेटा, 4 अम्लों के pKa, क्वेश्चन पे जरा फोकस करो। 4 अम्लों के pKa प्रदान किए गए हैं, इनमें सबसे प्रबल अम्ल का पता कीजिए। तो सबसे प्रबल एसिड वो होगा जिसका Pa मान जो होगा वो मिनिमम होगा, यानी कि न्यूनतम होगा। तो यहाँ पर जो ये A देख रहे हो ना, सबसे कम यही वाला है 2.0, 2.5 इससे ज़्यादा, 3 इससे ज़्यादा, 4 उससे ज़्यादा। तो राइट ऑप्शन ए पर टिक लगा दो, जिसका pKa वैल्यू कम होगी वो प्रबल एसिड होगा। ठीक है, समझ में आई बात? और क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में भी फंस सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो बड़े प्यार के साथ में। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल के आयनिक गुणनफल का मान है। ओए है, क्या दमदार क्वेश्चन है। यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जल के आयनिक गुणनफल का मान है, और वो हमेशा 10⁻⁻14 होता है, जिसको हिंदी में बोलते हो 10⁻⁻14। चलियो भैया चलियो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा बड़े प्यार के साथ में। 10⁻⁻2 नॉर्मल HCl की pH है। ये pH के हर साल 10-12 सवाल एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। पता नहीं यार एग्जामिनर इस pH से प्यार करता है, करता क्या है। pH के बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम पेपर में लिखे हुए मिलेंगे, ये ध्यान देना। तो 10⁻⁻2 नॉर्मल HCl की pH है, बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट है। तो कितनी होगी? सी पे टिक लगा दो, व्यंजक 2 होगी। कैसे निकालते हो? आपको पता है pH की वैल्यू कितनी होती है, -के लोग, ठीक है। H पे लगा दो प्लस ऊपर को, बस 10⁻⁻2 H+ आयन के सांद्रता में दे रखी है, ठोक दो। का है भैया इसमें, का है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए आज इस क्वेश्चन 5 का आंसर आपको बिल्कुल सही सही बताना है, और आज मैं खुद देख लेता हूँ यो कितने बड़े इंटेलिजेंट हो आप। बताओ जरा क्वेश्चन 5 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? OH- आयन का संयुग्मी क्षार कौन सा है? OH- आयन का संयुग्मी क्षार कौन सा है? आप बोलोगे ये जो A देख रहे हो ना, O पे डबल- आयन, यही क्या है इसका संयुग्मी क्षार होता है, हमेशा ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, है का पूछ लिया, वो कहते नहीं है का पूछ लिया। कौन सा लवण जल में अम्लीय विलयन होगा? कौन सा लवण जल में अम्लीय विलयन होगा? तो जो ये तुम देख रहे हो ना NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये जल अपघटित हो जाता है, मतलब अमोनिया प्लस HCl में टूट जाता है। इसका मतलब है यही राइट ऑप्शन है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट तेजी से। क्वेश्चन 7 का राइट ऑप्शन कौन बताने वाला है? 0.1 मोलर अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की किसके समीप है? बे जलीय विलयन देखो, ए हिंदी में क्या लिखा है और इंग्लिश में क्या लिखा है। एन एक्वस ऑफ 0.1 मोलर NH4Cl विल हैव ए pH क्लोजर टू, pH मान किसके निकट होगा? pH मान किसके निकट होगा? तो यार यहाँ पे डी पे टिक लगा दो, 5.1 के निकट होगा। ना मानो हल करके देख लो, ना मानो हल करके देख लो। आप सोचोगे यार सर हल कैसे करें। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। 0.10 mKcl के बिलियन में AgCl KSP बराबर 1.2 मल्टीपल 10⁻10 की विलेयता होगी। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? यहाँ पे सी पे टिक लगाओ, 1.2 मल्टीपल 10⁻9 मोलर बिलियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 10⁻2 MH2SO4 की pH है। अब आप सोच रहे होगे कि HCl की भी इतनी आई थी 2, तो इसकी भी 2 होगी, बट बेटा ऐसा होता नहीं है, ध्यान देना। आप पूछोगे क्यों नहीं है ऐसा, उसका भी रीज़न है। उसका रीज़न ये है,
उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये वाला है, देखो यहाँ पर ये H2SO4 है, तो यहाँ पर जो H प्लस आयन की जो सांद्रता निकल कर आएगी ना, वो निकल कर आएगी 2 गुणा 10⁻²। ठीक है। अब बेटा जब pH का मान लगाओगे, इसमें pH बराबर कितना लगाना है आपको? माइनस के लोग H प्लस आयन की सांद्रता, तो वहाँ पे गुणा भाग करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये ए पे टिक लगा दो, 1.6989 आएगी। ये याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या तो HCl या H2SO4, इन दोनों में से एक क्वेश्चन फंसेगा, या दोनों भी फंस सकते हैं, गारंटी है। लिख के ले लो यार, जब बता दिया वही पेपर में आएगा, जो बता रहा हूँ ना वही पेपर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, निम्न में कौन सा अम्लीय बफर है? अम्लीय बफर कैसे बनता है? अम्लीय बफर आप बोलोगे सर अम्लीय बफर कैसे बनता है? अबे बीक एसिड ले लो, CH3COOH बीक एसिड है, प्लस आपको एक ऐसा सल्ट लेना है, सल्ट मतलब लवण लेना है जो बीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हो, वो ये हैगा, ये हैगा CH3COOH। तो बी पे आप टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठोस पोटेशियम साइनाइड को पानी में मिलाने पर pH मान हमेशा बढ़ेगा, pH मान हमेशा बढ़ेगा, ए पे टिक लगा दो। मत देखो इधर उधर, बस मेरी तरफ देखो, आई कांटेक्ट बनाए रखो, पढ़ते रहो, समझते रहो, इधर उधर मत देखो, नजर हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न में सही संबंध है, सबके सब संबंध जो है ना बिल्कुल सही है, ए भी सही है, वी भी सही है, सी भी सही है, तो डी पे टिक लगा दो जब सब सही है। तो डरने वाली क्या बात है इसमें यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 0.00 ना यार 0.01 मोलर एसिटिक अम्ल व 0.1 m सोडियम एसीटेट के मिश्रण का pH ज्ञात कीजिए, जबकि pKa का मान 4.8 है। चलिए तो इसका राइट ऑप्शन आएगा, ए पे टिक लगा दो। नहीं गलत बात है भैया, ये गलत बात है बहुत। 13 का राइट ऑप्शन कौन सा आने वाला है? 13 का राइट ऑप्शन बी वाला आएगा, 5.8। बिना हल करे बता दिया मैंने, हल करना पड़ेगा आपको। अब कैसे करोगे? देखो ये वाला फॉर्मूला देखा आपने, pH इक्वल टू pKa प्लस के लोग, ठीक है, ऊपर सल्ट आता है और नीचे क्या आता है? एसिड आता है, यानी कि ऊपर सल्ट की सांद्रता और नीचे एसिड की सांद्रता। तो यहाँ से इस pH की वैल्यू pKa का मान दे रखा है, सल्ट की सांद्रता दे रखी है आपको और एसिड की सांद्रता दे रखी है, लॉग का मान लगा के निकाल के 5 पॉइंट इसका राइट ऑप्शन मिल जाएगा। समझ गए इस बात को? अरे यार तुम भी यार तुम 4.8 प्लस के 1 5.8 हो जाएगा, है ना। ये सब हल कर आगे ना 1 हो जाएगा, तो 4.8 में जब 1 जोड़ोगे तो 5.8 हो जाएगा। अरे यार तुम भी यार, तुम इतने छोटे छोटे क्वेश्चन सर हल ना हो रहे हमसे, और ता तरोगे। पिरुवल एसिड और पिरुवल बेस की उदासीनीकरण उष्मा हमेशा 13.7 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। लगा दो 13.7 किलो कैलोरी प्रति मोल। ये तो सर्वहारी क्वेश्चन है, सर्वहारी क्वेश्चन है ये, समझ गए। ये इस साल भी आपके एग्जाम पेपर में फंसेगा, आप देख लेना उठा के। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, सबसे दुर्बल अम्ल है। 100 क्वेश्चन है यार, धुआं निकलने वाला आज। सबसे दुर्बल अम्ल है, आप बोलोगे सर एसिटिक एसिड जो है सबसे दुर्बल अम्ल है। कहोगे सर क्वेश्चन कहाँ से लाए? मैं थोड़ी ना लाया हूँ, ये यूनिवर्सिटी वालों ने पेपर बनाया, अब मुझे करवाने पड़ रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखो। अरे यार इसमें दुर्बल है पिरबल है, दुर्बल पूछा, एसिटिक अम्ल राइट ऑप्शन। 16 देखो जरा, ऊपर मत लेके जाओ सर, नीचे करो, नहीं दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। समदाबी प्रक्रम के लिए सही है। अरे यार समदाबी प्रक्रम में दाब समान रहेगा, यानी कि दाब में परिवर्तन 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। उष्मागतिकी का प्रथम नियम किसका सिद्धांत है? उष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। अल्लाह भैया, उष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां, निम्न में कौन सी समीकरण, वाह वाह क्या वाह वाह करते रहो बेटे, पढ़ते रहो। निम्न में कौन सी समीकरण अभिक्रिया की उष्मा पर ताप के प्रभाव को दर्शाती है? वो है क्लासिक, यानी किरचॉफ इक्वेशन, क्लासिक रेफ्रिजरेशन समीकरण या किरचॉफ इक्वेशन। यार मेरे ख्याल से 19 में का डी नंबर राइट होना चाहिए और यही राइट ऑप्शन है ना। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो बेटा जरा। निम्न में किस स्थिति में कार्य स्टेट फंक्शन हो जाता है? अंडर विच कंडीशन वर्क बिकम स्टेट फंक्शन? कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो वर्क होता है वो स्टेट फंक्शन हो जाता है। ओके, अरे यार ये भी कोई सोचने वाली बात है। चलिए जल्दी से अल्फा कण को प्रदर्शित करते हैं। बच्चा जानता है कि अल्फा कण जो होता है वो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। ये पे ठोक दो फटाफट, तेजी से पूरे 100 क्वेश्चन देख लेते हैं, समय नहीं है इतना। 22, निम्न में कौन अणुसंख्यक गुण है? परासरण दाब क्या है? एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? कहते हैं ऐकू। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं।
किसका जलीय विलयन अधिकतम क्वथनांक प्रदर्शित करेगा? जिसमें आयनों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी उसी का जो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा। यानी कि विच एक्वस सॉल्यूशन एक्सहिबिट्स हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो ये देखो, ग्लूकोज आयनों में टूटता नहीं है बेचारा, यूरिया आयनों में नहीं टूटता। बचा KNO3, इसके पास 2 आयन हैं, एक K+ और एक NO3- आयन। इसके पास 2 Na है, एक SO4 है। तो ये डी पे टिक लगा दो, यहाँ पर आयनों की संख्या सर्वाधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 सबसे भारी कण है न्यूट्रॉन, सबसे भारी कण। अरे वाह क्या बात है सर। अच्छा 25 देखो, निम्न में कौन हवा से सबसे आसानी से रुक जाता है? निम्न में कौन हवा से सबसे आसानी से रुक जाता है? सबसे आसानी से रुक जाता, वो रुकता है अल्फा कण। ठीक है, चलिए 26 देखते हैं। निम्न में किसकी गति सबसे अधिक होती है? आप बोलोगे गामा किरणों की गति सबसे अधिक होती है, ये प्रकाश की चाल से चलती हैं, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। ऊपरी वातावरण में सेवर नाइट्रोजन 14 से सी कार्बन 14 किसके प्रभाव से बनता है? आप बोलोगे सर न्यूटन के इफेक्ट से बनता है। बोलो कि ये बात बिल्कुल सही है, नहीं है, न्यूटन के इफेक्ट से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 29। ओके, निम्न नाभिकीय अभिक्रिया में उत्सर्जित अल्फा व बीटा कणों की संख्या होगी। करो बेटा जरा सोल्व इसको। एक अभिक्रिया देखिए 90 थोरियम 228 और 83 बिस्मिथ 212। ए पे टिक लगा दो, 41 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30। एक रेडियो एक्टिव तत्व की प्रारंभिक मात्रा 40 है। ए नोट की वैल्यू दे रखी है। यदि अर्धायु T½ का मान 8 वर्ष है तो 24 वर्षों बाद उसकी शेष मात्रा होगी। कर लोगे हल? कर लोगे भैया? कर लोगे तो 5 वर्ष जो है ना, इसका राइट ऑप्शन आएगा 30 का 5, यानी कि बी पे आप टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बी पे टिक लगा दो बेझिझक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व की मात्रा को दुगना कर दिया जाए और उसके विघटन की दर जो है प्रति समय होगी। यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो उसके विघटन की दर प्रति समय होगी दुगनी इज द राइट ऑप्शन। दुगनी ठोक दो, यानी कि डबलेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्न में कौन, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि विस्तारात्मक गुण है। तो यानी कि जो ये एंथैल्पी है, द्रव्यमान है, और जो तुम्हारे पास ये जो गिब्स ऊर्जा है, डी पे आप टिक लगा दो। सब के सब क्या है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सभी इज द राइट ऑप्शन। 33 देख लेते हैं। निम्न में कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है? विशिष्ट उष्मा क्या है, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। और ये भैया एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, ये मैंने लेक्चर में आपको बड़े प्यार के साथ में बताई हैं। जितनी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं सब बता रखी हैं, जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं सब बता रखी हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करती है, कौन कौन सी नहीं करती हैं, कौन कौन सी एक्सटेंसिव है, कौन कौन सी इंटेंसिव है, सब ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। 2 या 3 क्वेश्चन एक्सटेंसिव और इंटेंसिव से आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। अभी उठा के देख लो, जितनी भी राशियां हैं ना, आप लेक्चर उठा के देख लो मेरा, वरना एक काम करो, कहीं भी सर्च कर लो या फिर अपनी बुक में देख लो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। कम से कम 6 नाम याद कर लो और 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे वहीं से कंफर्म हो जाएंगे। जो बता रहा हूँ ना वो याद कर लो, वो कंफर्म है, पेपर में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। अब ये न्यूमेरिकल जो है ये तो भैया पढ़ने वालों से हल होते हैं। 300 केल्विन पर 1 मोल आदर्श गैस को 1 लीटर से 10 लीटर तक विस्तारित किया जाता है। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन है, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन है, डी पे टिक लगा दो, 0 इज द राइट ऑप्शन। चलिए 5 मोल O2 गैस को स्थिर आयतन पर 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। डेल्टा U का मान पता कीजिए, जबकि CP का मान हमें इतना दे रखा है। ए पे टिक लगा दो, 250 कैलोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। अंडे को उबालने में एंट्रोपी जो होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप अंडे को उबालोगे तो एंट्रोपी का मान क्या होगा, लगातार बढ़ता जाता है। ओके 37 देखो जरा, किसी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का मान इतना है, डेल्टा S का मान इतना है, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर डेल्टा G का पता लगाइए, डेल्टा G का पता लगाइए। तो डेल्टा G का पता लगाने के लिए आपको जाना पड़ेगा ए नंबर पे 10.63 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, अब कैसे पता लगाओगे आप, एक फॉर्मूला आता है हमारा ये वाला, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस के T इंटू डेल्टा S। सबके मान दे रखे हैं, हल करके निकाल लो इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। ओके क्वेश्चन नंबर 38 देखो जरा। 0.1 m एसिटिक अम्ल की pH ज्ञात करें। 0.1 m एसिटिक
अम्ल की पीएच ज्ञात करें। अच्छी है, तो जिसमें K का मान 10.5 है। अब इसका पीएच मान की जो वैल्यू है ना वो आ गई तो इजी, यानी कि 3 आएगी, लेकिन हल करना बड़ा मुश्किल काम है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। इसके लिए फॉर्मूला अलग से अप्लाई करना पड़ता है। 0.1 m एसिटिक अम्ल की पीएच ज्ञात करें, जिसमें K का मान इतना है, A बराबर 3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। निम्न में कौन क्षारकीय अम्ल है? तो जो तुम ये जो तुम देख रहे हो ना, ये वाला ये D नंबर, यही क्या है हमारा H3PO2, ये क्षारकीय एसिड होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 0.5 m यूरिया का विलयन किसके साथ संपरासारी है? अब 0.5 m यूरिया का विलयन किसके साथ संपरासारी होगा? तो ये अपने जैसा कैंडिडेट ढूंढेगा, क्योंकि यूरिया कभी आयनों में टूटता नहीं है, तो भैया जो शर्करा है वो भी कभी आयनों में टूटता नहीं है, जैसे को तैसा मिल गया, यानी कि B/T लगा दो 0.5 m शुगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। क्वेश्चन पढ़ो जरा एक बार। 0.2 मोलर HA अम्ल यानी कि एसिड अम्ल जलीय विलयन में 20% वियोजित होता है, तो विलयन का हिमांक होगा। KF की वैल्यू हमें इतनी दे रखी है, तो उसने बोला है कि विलयन का हिमांक कितना होगा। तो यार ये ना ये होगा तुम्हारे पास माइनस के 0.45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42। अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का E0 कितना होता है? आप बोलोगे सर 0 होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 होता है। चलिए 43 देखते हैं। साम्य अवस्था पर डेल्टा G का मान 0 होता है। ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलेंगे। निम्न में कौन सा कारक विलयन की चालकता को प्रभावित करता है? तनुता, विद्युत अपवर्तक की प्रकृति, ताप, इनमें से कोई नहीं है द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45। मोलर चालकता की इकाई क्या है? आप बोलोगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ढूंढ लो कहाँ पर है। अरे यार इसमें ये है, साइमन तो कोई है ही नहीं इसमें, C पे टिक लगा दो, क्योंकि साइमन को आप ओम इनवर्स भी बोलते हो, महो भी बोलते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे C पे टिक लगा दो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं आज 46 का राइट ऑप्शन कौन कौन बता सकता है भाई। यदि 1 m एसिटिक अम्ल की तुल्यांकी चालकता 12.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर हो तथा बेंजोएट आयन व H+ आयन की चालकता है 42 और 288.42 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो विजन की मात्रा B पे टिक लगा दो 3.9% होगी। अब मैं सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, सोल्व कराऊंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करके देख लेना आप लोग। चलिए 47 देखते हैं। AK47 सेल जिंक वाई जिंक ऑब्लिक जिंक 2+। ठीक है, पैरेलल लाइन दे रखी है, कॉपर ++ ऑब्लिक कॉपर, तो ये एक गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल को आप ऐसे शो करते हो। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड C पे आप टिक लगा दो, C नंबर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, जिंक क्या है इसमें? एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है। ओके, सही है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। अबे इलेक्ट्रोड जो है ना वो जिंक ही होगा यार, जिंक ही तो होता है इलेक्ट्रोड, उस पर आयन जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं बस, बाकी इलेक्ट्रोड तो जिंक के और कॉपर के ही होते हैं। डेनियल सेल और जो तुम्हारे पास गैल्वेनिक सेल होता है उसमें एनोड पर माइनस होता है और कैथोड पर प्लस होता है, तो सिंपल सी बात है, जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या होगा? माइनस होगा। डेनियल सेल जिंक ऑब्लिक जिंक सल्फेट कॉपर, और तुम्हारे पास पैरेलल लाइन है कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर में ऑब्लिक होना चाहिए था, यहाँ पे ऐसा करके ऑब्लिक कॉपर में एनोड की अभिक्रिया है, तो जिंक चेंज टू जिंक प्लस एल भैया अल्ले सुसरा फंसाई दियो ना इसने, हैं बड़ा बुरा फंसाए हो भैया। कॉपर, अबे यार इसमें तो कोई ऐसी रिएक्शन है ही नहीं। ये वाली है, डी पे आप टिक लगा दो। यहाँ पर ये दे रखी है हमें ये जिंक 2+, और जिंक में यार ये भी नहीं है, तो कौन सा टिक लगा दूँ इस पर? ये ना फंसा दिया। एनोड की अभिक्रिया पूछी है ना, एनोड की, एनोड पर तो यह वाला एनोड होगा, यह वाला कैथोड होगा, तो जिंक चेंज टू जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था, है ना, यही तो होना चाहिए था, लेकिन इसने दे ही नहीं रखा है। तो अब एनोड की अभिक्रिया कौन सी होगी यार इसमें? कॉपर जो है कॉपर 2+ में, एनोड कैथोड, हटाओ यार, देख लो चेक कर लो आप लोग इसका आंसर ज़रा एक बार, मैं आगे बढ़ाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। यदि चालकता व विशिष्ट चालकता के मान 1 हो तो सेल स्थिरांक का मान होगा। यदि चालकता व विशिष्ट चालकता के मान 1 हो तो सेल स्थिरांक का मान भी कितना होगा? अरे तो एक ही तो होगा, एक ही तो होगा यार, एक पे टिक लगा दो। यदि चालकता व विशिष्ट चालकता के मान यानी कि कप्पा बराबर GG* होता है, दोनों के मान 1 है, तो भैया सेल स्थिरांक का मान भी 1 होगा, 0 कहाँ से मिल जाएगा हमें? 50 देखते हैं। सेल स्थिरांक की इकाई है सेंटीमीटर इनवर्स, ढूंढ लो कहाँ पर है, ये जे रहा। ठीक है, चलिए तो कोलराउस का नियम आपने पढ़ रखा है, ये क्वेश्चन कोलराउस के नियम से होगा, नीट में बहुत बार पूछा गया है। नीट का क्वेश्चन उठा गया ना, ऐसे ऐसे उठाया है और ऐसे धर दिया है, सही बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन होगा
388.5 यानी कि 51 का सी नंबर होना चाहिए। सी पे टिक लगा दो, बाकी आप हल करके देख लियो कोलराउस का नियम लगा के इसमें। चलिए 52 देखते हैं। हाँ साहब 52 देख लेते हैं। निकिल एनोड दे रखा है और ये वाला हमें कैथोड दे रखा है। तो विद्युत भाग बल का मान क्या होगा जब इसका मान इतना है और इसका मान इतना है, ठीक है। तो दोनों का मान इतना है और ले फिर इतने से इतना है, और जब इतना इतना है तो फिर कितना कितना है, जब कितना कितना है तो फिर इतना इतना। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कैथोड माइनस के एनोड, है ना। तो कैथोड कौन सा वाला है, ये AU वाला है, और AU का जो दे रखा है वो 1.15। अबे जोड़ लो इनको, जोड़ लो भैया, जोड़ इनको। 0.25 तो 1.75 देख लो प्लस के, ठीक है। हमेशा सेल विभाग प्लस में आता है, कभी नेगेटिव नहीं आता। अगर नेगेटिव आया तो आपका आंसर गलत है बिल्कुल। तो ये आया तुम्हारे पास प्लस, सी पे टिक लगा दो, प्लस 1.75। अरे बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म है आपके, पक्का बिल्कुल। अरे बच के नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन, बच के कोई क्वेश्चन जाना भी नहीं चाहिए यार। बच के क्यों जाएगा क्वेश्चन जब आप लोग पढ़ने वाले हैं, इंटेलिजेंट बंदे हो आप लोग तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देख ले नेक्स्ट क्वेश्चन। सीधे क्वेश्चन 53 की तरफ बढ़ते हैं। अगर E0 बराबर RT बराबर NF log के EQ ये समीकरण है, ये एक्वेशन कौन सी है, ये जो है ना ये नेरनस समीकरण होती है, यानी कि सी पे आप टिक लगा दो बेझिझक, सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है, नेरनस्ट एक्वेशन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा 54। चार तत्व दे रखे हैं P Q R व S के अपचयन विभव क्रमशः, अपचयन विभव दे रखे हैं ना हमें, अपचयन विभव P का दे रखा है माइनस के 2.90, सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। Q का कितना दे रखा है, प्लस के 0.34, प्लस के 0.34, ये तो बहुत कम हो गया। फिर R का दे रखा है प्लस के 1.20, अरे ये शोर बुरा हो गया। और S का दे रखा है माइनस के 0.76। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा क्रियाशील P हैगा, क्योंकि P का मानक अपचयन विभव सबसे कम है। और फिर उससे कम है तुम्हारे पास 0 यानी कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया माइनस के 0.76, उल्टी चलती है कहानी इसमें। तो 0.76 वाला आ गया यानी कि Q आ गया। फिर उससे कम क्रियाशील होगा ये प्लस, यानी कि प्लस 0.34 R वाला। फिर उससे कम होगा तुम्हारे पास S वाला, उससे कम होगा तुम्हारे पास P हो गया हमारा, फिर Q आ गया हमारा, फिर R आ गया, फिर हमारा लास्ट में कौन सा है ये S का। अबे ये तो S का दे रखा है ना, यानी कि अबे यार एक मिनट को, हाँ ये वाला जो है ना, ये वाला S का दे रखा है, ये वाला S का, लास्ट वाला S का है। तो ये P, एक मिनट को जरा, अभी पहले S आएगा, P के बाद में S आएगा, और फिर हमारा ये Q का दे रखा है प्लस के 0.34, फिर ये Q वाला आएगा, उससे कम जो आएगा हमारे पास ये R वाला आएगा, है ना। तो अब देख लो PSQR कहाँ पर है, PSQR D पे टिक लगा दो बेझिझक राइट ऑप्शन। मैंने ऑप्शन देखे नहीं देखे ना, डायरेक्टली मैंने निकाल दिया है उसके अकॉर्डिंग, तो ये D नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 55 देख लेते हैं। सेल के EMF का मान होगा यदि अर्ध सेल अभिक्रिया है। फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, ऊपर वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको वही फॉर्मूला लगा दो, और सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन पे टिक लगा दो। 2.7 वोल्ट, हल कर लो इसको भी, जोड़ लियो और क्या होगा, दोनों जोड़ लो बस, वो इसका आंसर होगा। 56 देखो, स्वतः स्फूर्ति सेल अभिक्रिया के लिए E0 सेल होगा, ठीक है, तो वो धनात्मक होता है, कभी ऋणात्मक नहीं होता, ये ध्यान देना। चलिए 57 देखते हैं। वह तत्व जो अन्य 3 हेलोजन को उनके यौगिकों से प्रतिस्थापित कर देता है, वो है फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है, सबको पता होना चाहिए। चलिए 58 देखते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ये अभिक्रिया उसमें 6p होती है, और उसमें 6p अभिक्रिया के लिए यहाँ पे 93,400 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। भाई 93,400 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब ये उसमें 6p अभिक्रिया डेल्टा का मान निगेटिव होता है। कहाँ पर है, बी पे टिक लगा दो बेझिझक राइट ऑप्शन है, ओके। चलिए कोई बात नहीं है। 59 देखते हैं। N2 प्लस 3H2, ठीक है, सिंबल ऑफ रिवर्सिबल 2NH3 अभिक्रिया के लिए डेल्टा H होगा, ये भी उसमें 6p अभिक्रिया होती है, तो इसके लिए डेल्टा E माइनस के 12T ये माइनस में आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जूल थॉमसन विरल, क्वेश्चन पे ध्यान देना बेटा जरा से करके, ये है, ये वाला क्वेश्चन है ये। एक मिनट, जूल थॉमसन विरल है सम एंथैल्पी, जूल थॉमसन विरल, अब कुछ और एक्सपेंशन बोल देना, एक्सपेंशन मतलब हो गया प्रसार, जूल थॉमसन प्रसार है, क्या है ये, सम एंथैल्पी इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है, यानी कि आइसो एंथैल्पी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, अधिकतम एंट्रोपी किसकी है, गैस की जो एंट्रोपी होती है वो मैक्सिमम होती है ना। चलिए 62 देखते हैं। पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस की परम शून्य ताप पर एंट्रोपी 0 होती है, ये तृतीय नियम भी है तुम्हारा, उष्मा गति का थर्ड नियम भी है तुम्हारा ये।
सी पे टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 63। एक कार्नो इंजन में स्रोत व सिंक के तापमान क्रमशः 500 केल्विन में 300 केल्विन है, इंजन की दक्षता कितनी होगी। देखो ये जो बच्चे जिन्होंने पेपर भेजा होगा ना काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, पूरे पेपर पे हल करा, जबकि रफ कार्य हेतु पेज होता है, आप लोग रफ पे करना, वरना आजकल के टीचर डांट देते हैं। 1 माइनस के T2 अपॉन T1 वाला फॉर्मूला लगा दो, और T2 कितना है हमारा 300 है बटा 500 है, फिर 4 2 बटा कितना जाएगा तुम्हारे 5, भाग करोगे 0.4 आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन कहाँ पे है 0.4, ये बी पे डी लगा दो 0.4 इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 64। 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल 2 लीटर बिलियन में उपस्थित है, तो बिलियन के मोलर था, बार बटा अणु बार बटा बिलियन का आया था लीटर में, ठोक दो फॉर्मूला, और 64 का जो राइट ऑप्शन आपको मिलेगा वो मिलने वाला है बी पे आप टिक लगा दो 0.005 नहीं 0.05। 65 देखो जरा, निम्न में कौन सा लवण जल अपघटित होगा, तो ये हमेशा ए जो है वो जल अपघटित होगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। आर्सेनिक सल्फाइड विलयन का आवेश किसके अधिशोषण के कारण होता है, वो होता है सल्फाइड यानी कि सल्फर आयन के कारण होता है, इसके अलावा किसी की वजह से नहीं। 67 देखते हैं। अधिशोषण बढ़ता है जब ताप घटता है, अधिशोषण बढ़ता है जब दाब बढ़ता है, अधिशोषण बढ़ता है जब अधिशोषक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, अधिशोषण बढ़ता है जब पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए यार। चलिए ताप घटता है इज द राइट ऑप्शन, बी पे टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें अधिशोषित होती हैं, एक परत क्या होती है अधिशोषित होती है, A1 इज द राइट ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पेपर में रखा हुआ मिलेगा आपके, देख लेना आप उठा के। फ्रेंडली अधिशोषण समतापी अधिशोषण, अबे यहीं से क्वेश्चन फंसते हैं और कहाँ से मिलेंगे क्वेश्चन आपको। 69 देखते हैं। अधिशोषण हमेशा उष्माक्षेपी होता, क्यों होता ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन 70 देखते हैं। फ्रेंडली अधिशोषण समतापी समीकरण जो होती है वो x/m इक्वल टू के पी की पावर 1/n, ढूंढ लो कहाँ पर है, ये है कि x/n के x/m बराबर के पी की पावर 1/n। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 71। एक कोलाइडी विलयन को शुद्ध किया जा सकता है, कोगुलेशन स्कंदन होता है, पेप्टिजेशन छनन या डायलिसिस, तो 71 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दो। डायलिसिस यानी कि अपोहन भी कहते हैं इसको हिंदी में हम, और इसके द्वारा शुद्ध करते हैं। इन्होंने ना डायलिसिस की जगह ना अपोहन लिखना चाहिए था हिंदी में, इन्होंने इंग्लिश में लिख दिया, भारी मिस्टेक कर दी। चलिए फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के लिए स्कंदन क्षमता का सही क्रम है, सबसे ज़्यादा जिस आयन की संयोजकता होगी यानी कि सबसे ज़्यादा आवेश जिस आयन पर होगा उसकी स्कंदन करने की शक्ति भी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपको फास्फेट आयन सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम सल्फेट आयन होगा, और सबसे कम जो है हमारा ये वाला NO3 वाला होगा, राइट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो आप बोलोगे सर हाँ सर हाँ भैया, किस पे टिक लगाना है, सी पे टिक लगाना है बेझिझक। जिस आयन की संयोजकता जितनी ज़्यादा होगी उसके स्कंदन करने की शक्ति भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 73। निम्न में कौन कोलाइडी विलयन नहीं है, तो जो ये हवा है ना, मैं हवा हूँ दवा हूँ कहीं भी ठहरती नहीं, तो यहाँ पे ये सी पे टिक लगा दो, हवा इज़ द राइट ऑप्शन। 74। निम्न में कौन पारसी कारक है, तो साबुन जो है ना वो पारसी कारक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 75। निम्न में कौन द्रव्य स्नेही क्लोराइड है, जिलेटिन जो है वो द्रव्य स्नेही क्लोराइड है, और ये छोटा मोटा द्रव्य स्नेही क्लोराइड नहीं है, ये रक्षी क्लोराइड के रूप में जाना जाता है, बहुत तकड़े के फॉर्म में। इसकी जो स्वर्ण संख्या होती है वो सबसे कम होती है, और जिस यौगिक की स्वर्ण संख्या कम होगी उसकी रक्षण शक्ति उतनी ज़्यादा होगी। समझ में आई बात, अरे यार यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। चलिए 76 देखते हैं। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है निकिल, बहुत फेमस उत्प्रेरक है ये तेलों के हाइड्रोजनीकरण में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों 77। भौतिक अधिशोषण की ऊर्जा जो होती है ना कम होती है, 20 से 40 किलो जूल होती है प्रति मोल, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 78। लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी समीकरण है x/m इक्वल टू AP/1 + AP इज ए राइट ऑप्शन, यानी कि 1 + BP राइट ऑप्शन है ये। 79 देखते हैं। अधिशोषण के अनुप्रयोग हैं, तो यार उपरुत सभी जब दे रखा है तो हमें उपरुत सभी लगाने में क्या दिक्कत पड़ रही है, डी पे टिक लगा दो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 80। निम्न में धनात्मक कोलाइडी विलयन है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है कहीं इसमें, हाँ ये हैगा। अरे यार ये सर्वभारी क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं, इसी क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। अब मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि 20 फंसेंगे, 30 फंसेंगे, 40 फंसेंगे, पता नहीं कितने फंस सकते हैं, मगर फंसेंगे ज़रूर। ठीक है, पक्का 100%।
निम्न में कौन सा फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल को सबसे कम स्कंदित करेगा? KBr सबसे कम स्कंदित करेगा क्योंकि उसके पास आयनों की संख्या सबसे कम है। चलिए 82 ब्रेडिंग विधि किसको बनाने में प्रयुक्त होती है? तो ब्रेडिंग विधि जो होती है ना वो किसको बनाने में प्रयुक्त होती है? यूरिया को बनाने में प्रयुक्त होती है। यार ये इसका राइट ऑप्शन जो है ना आपको लगाना पड़ेगा। मेटल सोल को लगाने में ब्रेडिंग विधि का यूज़ करते हैं हम, मेटल सोल को बनाने में। ध्यान देना, इसमें स्पार्क वगैरह उत्पन्न की जाती है। स्पार्क वगैरह से जो है ना जो चांदी या सोने के कण होते हैं वो जो बिलियन होता है उसमें मिल जाते हैं, समझ गए? तो ये मेटल सोल को बनाने में आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। 83 जदुई संख्याओं का पूर्ण सेट है। 2 8 28 2 8 20 28 50 82 126 इज द राइट ऑप्शन। सी पे टिक लगा दो। 84 देखो जरा, निम्न समीकरण का प्रकार है अल्फा एंड न्यूट्रॉन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ाता हूँ। 85 नाभिक का स्थायित्व किसकी संख्या पर निर्भर करता है? हमेशा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिनको आप न्यूक्लियन कहते हो। 86 देखते हैं, वितरण नियम किसने दिया? ओस्टवार्ड का तनुता नियम यानी कि ओस्टवार्ड ने दिया। निम्नलिखित में सही संबंध है, ए पे टिक लगा दो। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस के NFE0 सेल, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस के NFE0 सेल, या ई सेल बात है कि इस माइनस को उठा के इधर भी ले जा सकते हो, ठीक है? यानी कि ए पे आप टिक लगा दो। 88 देखते हैं, निकट शून्य केल्विन पर सही है, हाँ, विच इज़ करेक्ट नियर टू 0 केल्विन। ये क्वेश्चन आया दमदार, ए पे टिक लगा दो। CP लगभग अल्फा टी की घात 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है सोल्व करने वाला, कि जब 1 मोल ठोस को 300 केल्विन पर गलाया जाए, अब क्योंकि MJP आ रही हुए 100 क्वेश्चन देंगे, 75 वो करने होंगे, तो मुझे पता कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो न्यूमेरिकल पे हाथ लगाएंगे, वरना न्यूमेरिकल को सूंघेंगे और आगे बढ़ेंगे सीधे, समझ गए? उसका भी रीज़न पढ़ाई नहीं है। जब 1 मोल ठोस को 300 केल्विन पर गलाया जाए तो एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करें। गलन की गुप्त ऊष्मा जो है वो 2.51 किलोजूल प्रति मोल है, किलोजूल प्रति मोल है। ए पे टिक लगा दें। 8.37 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल इसका राइट ऑप्शन आएगा। 90 देखो, आदर्श गैस मानते हुए 0.2 मोल O2 व 0.6 मोल N2 को 25 डिग्री सेल्सियस पर मिलाने पर मोलर एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बी पे टिक लगा दो। 4.678 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल इज द राइट ऑप्शन। चलिए कौन सा सही संबंध है? A इक्वल टू E माइनस TS राइट है, G इक्वल टू H माइनस TS ये भी राइट है। तो सी नंबर पे टिक लगाने में क्या जा रहा है हमारा इज द राइट ऑप्शन। चलिए 92 देखते हैं, 0.1 मोलर दुर्बल अम्ल HA अपने विलयन में 50% वियोजित होता है। वियोजन नियतांक क्या है? 0.05। 92 का राइट ऑप्शन डी पे टिक लगा दो। हल करने के बाद यही आएगा। चलिए 93, KBr के विलयन में K प्लस का ट्रांसपोर्ट संख्या 0.8 है, तो Br की ट्रांसपोर्ट संख्या कितनी होगी? 0.2, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है, ठीक है? तो एक में से 0.8 घटा दो। 94 देखते हैं, आयनिक गतिशीलता है, सी पे टिक लगाओ। 1 मोलर इक्वल टू आयनिक गतिशीलता अपॉन 900 यानी कि 96,500 गुलाम। तो 94 का सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। 95 का सही सूत्र है, और ये सूत्र तो क्लास 12 में भी आपने याद करा, लगाया भी है। बी पे टिक लगा दो। अल्फा इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा, यानी कि इसको आप लैम्डा भी बोल सकते हो, ठीक है? लैम्डा भी बोला जाता है इसको। या तो लैम्डा ऐसा बनाओ या लैम्डा ऐसा बना दो, इसको लैम्डा भी बोला जाता है ना। तो अल्फा इक्वल टू, वैसे तो चलो डेल्टा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा इन्फिनिटी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 96 देखो, प्रथम अम्ल व दुर्बल प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार के अनुमापन के लिए चालकता C व क्षार के आयतन के लिए सही ग्राफ है। बी पे आप टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97 फिर से एक न्यूमेरिकल आया हुआ है। 298 केल्विन पर निम्न अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। E0 सेल का मान हमें दे रखा है, तो साम्य स्थिरांक, अरे भैया बड़ा खतरनाक सवाल है ये, तो बड़ी लंबी गुणा भाग पड़ने वाली है। अगर सोल्व करोगे तो इसको डी पे टिक लगा दो। 6.7 गुणा 10 की घात 10, बहुत लंबा क्वेश्चन है ये। 98 देखो जरा, तरल जंक्शन विभव को समाप्त करने में प्रयुक्त होता है। हमेशा लवण सेतु जो होता है ना वो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को ख़त्म करने में यूज़ होता है। कौन? लवण सेतु। लवण सेतु तो आपने 12th में पढ़ा है। जल्दी फास्टली बताओ। 10 की घात माइनस के 2 मोलर NaOH बिलियन का POH होगा, तो 10 की घात माइनस 2 है ना, ए पे टिक लगा दो, 2 ही होगा, ठीक है? pH पूछता 12 हो जाता, ठीक है? चलिए 100 लास्ट क्वेश्चन है।
CH3COONA का सही फॉर्मूला है, डी पे टिक लगा दो, KH इक्वल टू KW/KA। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ना, ये जो सल्ट है वो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बनता है। अब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लिए अलग आता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण के लिए अलग आता है, सबके लिए फॉर्मूले अलग अलग आते हैं ना। तो यहाँ पर जो डी नंबर है इज द राइट ऑप्शन। तो टोटल 100 क्वेश्चन आज हमने इस लेक्चर में कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और लग रहा है कि भाई इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है तो आप खुद से चेक कर लेना, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, जैसे न्यूमेरिकल वगैरह चेक कर लेना, हल करके देख लेना, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंस जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।